हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पे, जहां हम बात कर रहे थे इतिहास की। इतिहास में हमने अभी बहुत सारी चर्चा करी है मगध साम्राज्य के शुरुआती जो 3 साम्राज्य हुआ कर रहे थे या राजवंश हुआ कर रहे थे, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश। इनकी हमने बात कर ली थी। नंद राजवंश का थोड़ा सा आखिर का बचा है घनानंद, उनकी स्टोरी हम कनेक्ट करने वाले हैं। कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य और आसपास के उस समय की। ठीक है, उससे पहले एक दो चीजें जिस पर हमें डिस्कस करना है वो ये थी कि भैया उसी समय तो नहीं, खैर शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन हाँ घनानंद के समय एक प्रमुख व्यक्ति विशेष जो विदेशी हुआ कर रहा था, विदेशी ने आक्रमण हम पे करा था, जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, सिकंदर। तो इन सारी चीजों को हमें यहाँ डिस्कस करनी है, इसलिए मैं यहाँ पहले ये कनेक्ट आपको कर दे रहा हूँ कि प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्या हुआ है? विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिसमें सबसे पहले फारस मतलब उस समय जो आज का ईरान है उसको फारस कहा जाता है ना। सो ईरान के आक्रमण, क्योंकि ईरान से हमारी कनेक्टिविटी तो बिल्कुल प्राचीन काल से शुरू हो गई थी, है ना, हो गई थी। तो वहीं से सबसे पहले आपने नाम सुना होगा दारा प्रथम है। ये 550 से 486 के आसपास इनका पूरा समय काल है जब इनने शासन किया है। मतलब ये मान लो कि इनने 50 और 14 साल, मतलब 64 सालों का शासन किया। और टोटल किसने? दारा प्रथम ने 64 वर्षों का शासन किया है। उस 64 वर्षों के शासन में इन्होंने 516 के आसपास, कब? 516 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन हाँ ये उस समय तक मगध, चूंकि मगध दूर था, तो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम वाले भाग में जो भारत का है, पाकिस्तान वाला जो प्रांत है, गांधार के आसपास कम्बोज वाला जो इलाका है, वहां इन्होंने अटैक किया था और जीता भी था कुछ एरिया, और बाकी वहां पे शासन ज्यादा कर नहीं पाए थे। लेकिन हाँ अगेन उसके आसपास ये ईरानियन शासन पूरा उस समय तक का फारस वाला शासन हो चुका था भारत में। ठीक है, कैसे क्या हो चुका था मैं बता दे रहा हूँ। ये पहला आक्रमण भी कहलाता है। ठीक है दिख रहा होगा ये, मुझे लगता है। ठीक है, सो ये उस समय का हमारा भारत हुआ करता था। अब इस भारत में ये वाला जो पोर्शन है इधर, ये है अफगानिस्तान और ये ईरान। ठीक है, सो ईरान के आसपास फारस इसी को कहते हैं, है ना। सो फारस वाला जो क्षेत्र है उनने अटैक करा पहली बार, कहां? इधर था, कम्बोज गांधार वाले क्षेत्र में। और ये वाला पूरा पोर्शन तो उनका हुआ ही करता था, ईरानियन। तो पहला सफल आक्रमण या पहला विदेशी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम के द्वारा, क्या नाम है? दारा प्रथम इनको बोला जाता है, इनके द्वारा किया गया, जो कहां के थे? ईरानियन शासक हुआ करते थे। इसके बाद फिर दारा द्वितीय और बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ जीत पाए नहीं। तब तक क्या हो रहा था? 516 के आसपास तो मगध में ही चल रहा था, बिंबिसार का शासन चल रहा था। तो मगध ये हुआ कर रहा था उस समय तक, अवंती तक ये टकरा रहे थे। लेकिन हाँ ये जो कौशल वाला है ये चल रहा है, वहां ज्यादा कुछ ऐसा नहीं चला प्रभाव, और इसीलिए वो उसकी ज्यादा जानकारी तो सारी है, लेकिन वो अभी हमें इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि मगध अभी विस्तारित हुआ नहीं है वहां तक। ठीक है, लेकिन हाँ अगेन फिर जो अगला व्यक्ति आने वाला है, शासक आने वाला है, जैसे भाई महापद्मनंद था, तो महापद्मनंद के आसपास भी विदेशी आक्रमण की कोशिश करी गई थी। लेकिन चूंकि वो सेनापति तब महान व्यक्ति था, महान इन द सेंस पराक्रम के तौर पे, कि भैया डरते थे लोग बाग, तो फिर विदेशी आक्रमण उसके समय भी नहीं हुआ। महापद्मनंद, उसका एक मित्र भी था, बहुत अच्छा नाम सुना होगा ना, पाणिनि का नाम सुना होगा, पाणिनि नाम सुना, पाणिनि ये विद्वान हुए हैं भैया, विद्वान है बहुत बड़े, उनका मित्र हुआ करता था। ठीक है, किनका मित्र हुआ करता था? महापद्मनंद का। और इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी हुई है। क्या? अष्टाध्यायी ऐसा अपन बोल सकते हैं, अष्टाध्यायी बोला जाता है। ठीक है, उसकी रचना करी हुई है। पहला संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है ये, भारत का प्रथम संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? महापद्मनंद के समय की बात कर रहे हैं। फिर भैया महापद्मनंद की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसी समय फिर एक और आक्रमणकारी आ जाएगा, जिसकी हम बात करने वाले अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर भी बोला जाता है कई जगहों पे। अलेक्जेंडर मतलब हम इसको सिकंदर कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, ये सिकंदर हुआ करता था और सिकंदर के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 336 से 326
336 से 326 ईसा पूर्व यहाँ पे समय काल लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। 356 में जन्म होता है, 36 में ये शासक बनते हैं। ठीक है, क्या है पूरी कहानी हम बता देंगे आपको, डोंट वरी। इनने आक्रमण 326 के आसपास भारतीय भूमि भूभाग पर किया, लेकिन कहाँ तक किया, क्या किया? उस समय तक्षशिला का शासक आम्बी हुआ करता था। आम्बी का जो भांजा हुआ करता था वो ये मान के चलिए कि झेलम के आसपास वाला जो क्षेत्र है उस पर शासन करता था। ठीक है, जिसका नाम आपने पोरस सुना होगा। क्या नाम? पोरस नाम सुना होगा। पोरस या पुरु राजा जिसको कहा जाता था। ठीक है, सो पुरु या पोरस, ये अटैक किया गया था। झेलम के आसपास का क्षेत्र किसका था? पुरु का हुआ था। इनके भांजे ही हुआ करते थे। आपसी मामा भांजा वाली फूट के कारण क्या है, आम भी सपोर्ट करता है किसका? सिकंदर का। और ये अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, पोरस से हो गया था, फिर पोरस से ये प्रभावित हो गए थे सिकंदर, वापस राज्य लौटा दिया था। आम भी नाराज हो गए थे, बहुत सारी। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उस समय मगध का राजा कौन था? धनानंद हुआ करता था। धनानंद हुआ करता था। ठीक है भाई, सिकंदर को देख लो भैया, ये व्यक्ति है सिकंदर, ये उस समय का भारत है। और ये है मकदूनिया। मकदूनिया मतलब आप यूरोप जाओगे, यूरोप में इटली का नाम सुना होगा। इटली के पास में आप देखोगे तो यूनान पड़ता है। यूनान मतलब जिसको आज के समय में एथेंस जिसकी राजधानी होती, यूनान का नाम सुना होगा, है ना। सो एथेंस के आसपास आप देखोगे तो एक छोटा सा राज्य पड़ता है, मैसेडोनिया नाम है। क्या नाम है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया आज भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो। ठीक है, एथेंस के पास ऊपरी इलाके में पड़ता है। आपने स्पार्टा का नाम सुना होगा। स्पार्टा 300 मूवी अगर आप देखी हो तो स्पार्टास जो है वो इनके पास ही हुआ करते थे, स्पार्टास। ठीक है, तो मैसेडोनिया में इनका जन्म होता है, जिसको हम मकदूनिया बोलते हैं, हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं, है ना। तो मैसेडोनिया में इनका जन्म होता है। जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में। कब होता है? 356 ईसा पूर्व में, जब भैया महापद्मनंद क्या हुआ था, उसका शासन हुआ था। कहाँ पे? मगध पे। 356 में जन्म होने के बाद अगर हम बात करें इनके पिताजी की, किसके पिताजी की? सिकंदर के पिताजी की। तो सिकंदर के पिताजी बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इनकी माता की बात करें तो माता भी बहुत शक्तिशाली महिला हुआ करती थी। क्या नाम था? आपने नाम अगर सुना होगा तो ओलंपिया नाम हुआ करता था इनका, ओलंपिया। ठीक है, और ये जादू टोना जानती थी, ऐसा कहा जाता है। माता पिता के बाद बात करें इनके गुरुजी की, तो गुरुजी का नाम तो सबने सुना होगा, अरिस्टोटल या अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, अरस्तु का नाम। ठीक है, सो अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके गुरु हुआ करते थे और उस समय के सबसे बड़े विद्वानों में इनका नाम आता है, अरस्तु का। ठीक है, गुरुजी के अलावा यहाँ पे और सारी जो चीजें हैं इनके बहुत सारे। सेनापति की बात करें तो एक तो सेल्यूकस इनका एक बहुत ही प्रधान सेनापति माना जाता है। एक निर्याकस इनका सेनापति होता है। ठीक है, निर्याकस। एंटियोकस भी एक हुआ करता था। ठीक है, सो निर्याकस जल सेना का सेनापति होता है, ये सेना प्रधान होते हैं सेल्यूकस। सेल्यूकस की बेटी का नाम आपने सुना होगा, हेलेना। हेलेना या कार्नेलिया का नाम आपने सुना होगा, कार्नेलिया। ये इसी का नाम है, अलग अलग मिलता है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से शादी होगी हेलेना की, अभी करवाएंगे अपन। ठीक है, सो ये कुछ नाम हैं जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अब देखो क्या हुआ कि इनके पिताजी बहुत बड़े शासक हुआ करते थे, मैसेडोनिया साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। और पहली जो इनकी बीवी थी उसके ये बच्चे थे। पहली बीवी कौन है? ओलंपिया। ओलंपिया काला जादू जानती है, और काला जादू मतलब ऐसा है कि वो त्याग तपस्या करने, तंत्र मंत्र की बहुत ज़्यादा जानकारी रखती थी। तो उन्हें खूब तपस्या करी, तो भगवान से उनका मिलन हो गया। भगवान से मतलब भगवान आए उनके पास कि भैया वरदान मांगो, क्या चाहती हो आप? त्याग तपस्या से हम प्रसन्न हो गए। तो ओलंपिया कहती है कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्हें तथास्तु कह के भगवान चले जाते हैं। और भैया तथास्तु के तौर पे सिकंदर का जन्म होता है बाद में। और सिकंदर भैया अपने आप में बहुत बड़ा शासक बन जाता है, सूर्य के समान पराक्रम, तेज, हर कुछ। अच्छा, बचपन से ये गुण दिख जाते हैं, मतलब पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई से कोई मोह माया थी नहीं, है ना। इनके लिए इनके जो पिताजी हुआ करते हैं, पिताजी ने क्या है बहुत अलग अलग शिक्षकों को रखा, सब रखा, लेकिन वो ज़्यादा संभाल नहीं पाया शिक्षक। बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा विद्वान जो हो अपने आस पड़ोस में, तो एथेंस यूनान पढ़ता था उस समय। और यूनान के जो सबसे बड़े शिक्षक हुआ करते थे अरस्तु, उनको उनने बुलाया कि भैया देख लो यार इस व्यक्ति विशेष को, ये बेचारा पढ़ता ही नहीं है, क्या है कैसे।
तो अरस्तु ने कहा ठीक है भाई, देख लेंगे क्या है। बुद्ध दार्शनिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को समझाने वाले अपने अपने तरीके से। तो बस अब ये सिकंदर का ये होता है ना यार, बचपन के जैसा कि अपन को पढ़ाई लिखाई से मतलब रहता नहीं है कि कहानी सुना दो। हम भी कहते हैं मम्मी कहानी सुना, दादा कहानी सुना, पापा कहानी सुना दो, तो वो भी ये गुरुजी सुनो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, अब तो कहानी सुनाओ। अच्छा, कहानी भी किसकी चलती है? कहानी भी हमने भाई वो राजे महाराजाओं की सुनी, भगवान की ऐसी पराक्रम शौर्य वाली। तो आज के समय में भाई हम तो चले जाते थे, मेला लगता था बचपन में हमारे यहाँ, तो मेले से हम धनुष बाण ले आते थे या तलवार ले आते थे कि हम भी यही लड़ाई झगड़ा वाला सीखे। तो भैया इनके पास कौन सी कमी थी सिकंदर के पास? जब इन्हें उस समय के हरकिलीस का नाम सुना होगा, है ना, बड़े बड़े शासक हुए हैं, उनके नाम जब सुनाए गए तो यार इनको लगता था कि भाई इतना नाम कैसे हो गया। मैंने कहा ये विश्व विजेता है, जीतने वाले लोग हैं, राजा महाराजा बड़े बड़े राजा हुए हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता। अच्छा बोले बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता है, तो बोले मैं भी अपना नाम रोशन करूंगा और क्या करूंगा, मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। ये बचपन का इनका एम हो गया शुरुआत से। अब एम इनका क्लियर है, हमें बस विश्व विजय करना है, हमें उससे मतलब नहीं, हम उस पर शासन करें ना करें, हमें जीतना है बस, उससे कोई मतलब नहीं। तो इनने कभी शासन का ही नहीं किया, है ना, जीतते गए, होगा अगर वो राजा सही लगा तो उसी को वापस दे दिया शासन नहीं तो किसी अपने वाले व्यक्ति को दे दिया। इनने कभी शासन नहीं किया, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा ही था कि भाई धीरे धीरे फिर पिताजी क्या करते हैं, पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं कुछ समय बाद। जब ये 16 वर्ष की आयु में होते हैं सिकंदर, पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। तो अब ये गुस्सा हो जाते हैं पिताजी से कि पापा शादी की उम्र हमारी और कर आप रहे हो, क्या मतलब क्या है ये। और दिक्कत क्या हो जाती है कि भैया वो जो दूसरी पत्नी रहती है तो माँ तब तक चटक जाती है इनकी, ओलंपिया अलग रहने लग जाती है। वो दूसरी पत्नी से जब बेटा हो जाता है तब ओलंपिया को और ज्यादा गुस्सा आता है कि भैया अब जो है साम्राज्य का बंटवारा, क्योंकि यूनानी जो रूल्स हुआ करते थे, ग्रीक कल्चर जो चलता था, उसमें अगर 2 बच्चे हैं तो साम्राज्य बराबर विभाजित हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का कोई कांड नहीं। उनने कहा यार इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, मेरे बेटे को तो आधा भाग मिल पाएगा, क्या मतलब है। तो उनने फिर दिमाग लगाया, दिमाग लगा के क्या करा, कुछ षड्यंत्र रचे जिसमें उनने दूसरी पत्नी को एक्सपायर मार दिया, उसके बेटे को मार दिया, और बाद में जब पिताजी को पता चलता है तो पिताजी को भी फोड़ देते हैं, खत्म। पिताजी 329 BC ऐसा कहा जाता है, 329 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं, मतलब एक्सपायर हो जाते हैं। तो 329, कई जगहों पे 336 भी मिलता है, ठीक है। लेकिन 336 से इनने खुद की सेना की टुकड़ी और ये बनाना चालू कर चुके थे, ये लोग बागों को जोड़ना चालू कर चुके थे। तो 3 लाख की कुछ सेना इनने इकट्ठी कर चुकी थी। 329 में पिताजी के एक्सपायर होते ही डायरेक्टली ये शासक बन जाते हैं, कहाँ के, मकदूनिया के, और बस अपना जो सपना है उसको साकार करने के लिए ये चल देते हैं। तो भैया 3 सालों में ये यहाँ वहाँ पूरा यूरोप का जो इलाका है वो जीता, फिर सीरिया एरिया होके ये जो अरब वाला क्षेत्र है वो जीता, फिर वापस आए, और वापस आए तो ये पूरा यहाँ तक आते हुए अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीजें, ठीक है। तो आपको बता देते हैं हम यहाँ पे, ठीक, ये वाला वो क्षेत्र है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 5 नदियां हैं, है ना, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ऐसी कुछ ये 5 नदियां निकलती है और ये लगती। तो ये जो है सतलज है, ये क्या है, सतलज रिवर जो है बिल्कुल लास्ट की सीमा बनाएगी यहाँ से, ठीक है। सतलज तो पाए नहीं, उससे पहले ये सिंधु पार कर गए, झेलम नदी जो है, झेलम नदी पे पुरु शासन हुआ करता था, झेलम के आसपास वाला पूरा क्षेत्र किसका, पौरस शासन करते थे वहां पे, है ना। सिंधु वाला जो क्षेत्र था, सिंधु वाला तक्षशिला वाला, उस पे आम्भी राजा हुआ करते थे। आम्बी और आम्भी अलग अलग नाम मिलते हैं, तो सिंधु के आम्बी थे, ये मामा भांजे हुआ करते थे, ये पराक्रमी व्यक्ति थे, मामा थोड़े से जलते थे। तो वो सारी चीजें, चेनाब और रावी, ठीक है। सो रावी नदी तक पार कर पाए, ब्यास नदी पार नहीं करी, ब्यास के पहले ही ये फिर यहां से वापस हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं हम ब्यास नदी इधर कहीं से बहती है, तो ये वाला कुछ क्षेत्र है, मतलब ये तो इधर तो आए नहीं थे, इधर की हम बात कर रहे हैं, यहां से ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये और ये क्षेत्र। अब इससे इस क्षेत्र में ये लगभग 326 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक रहे हैं, 326 से 324 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 18 महीने का इन्होंने समय यहां पे गुजारा, 18 महीने का, किसने, भारत में, ठीक है। 18 महीने भारत में रहे हैं ये इस क्षेत्र,
कोई दिक्कत परेशानी, ये बेसिक समझ में आ गया। ये यहाँ आई नहीं, इसके अंदर पहले ही, व्यास के पहले ही ये इनकी जो सेना है वापस चली जाती है। इस पूरे क्षेत्र में उस समय शासन चल रहा था मगध का। मगध साम्राज्य हो चुका है, ठीक है। और शासक कौन है? घनानंद। घनानंद, कई जगहों पे धनानंद नाम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ये शासक है। यहाँ तक्षशिला पड़ रहा है। तक्षशिला महाविद्यालय हुआ करता था उस समय का, तक्षशिला, ठीक है। और तक्षशिला महाविहार में जो आचार्य हुआ कर रहे थे वो थे भैया चाणक्य, विष्णुगुप्त, कुटिल, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, ठीक है। सो ये भैया क्या होते हैं कि ये है राजधानी पाटलिपुत्र। क्या है? ये है पाटलिपुत्र। चाणक्य बहुत समझदार व्यक्ति थे। चाणक्य बहुत समझदार व्यक्ति थे, इन्हें पता था राजनीति के बारे में। तो इनने देखा कि भैया ये आम्बी जो व्यक्ति है, ये आम्बी तो योग्य व्यक्ति है नहीं, वैसे भी है पराक्रमी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ इतना योग्य नहीं है। उसका जो भांजा है उसका नाम है पुरु, पौरस जिसको कहते हैं, वो बहुत पराक्रमी व्यक्ति है। लेकिन अगर ये दोनों मामा भांजा मिलके लड़ाई करेंगे तो जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं जीत पाएंगे। और ये तो साथ में लड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ठीक है। तो इनने कहा कि और कोई तो बाकी के क्षेत्र में कोई बड़ा शासक है नहीं, कोई शक्तिशाली शासक है नहीं, ऐसा। इनने कहा अगला व्यक्ति कौन हो सकता है? यही बड़ा साम्राज्य, उस समय मतलब पूरे विश्व में व्याख्या हुआ करती थी, मगध साम्राज्य का नाम चलता था। तो चाणक्य ने कहा कि क्यों ना अपन क्या करते हैं, चलते हैं राजधानी मगध की, और पाटलिपुत्र में जो शासक हैं, घनानंद राजा हैं, उनको हम इस पूरी जानकारी के बारे में बता देते हैं, ताकि क्या हो, बाहरी आक्रमण से पहले वो सजग हो जाएं। और पूरी तरह से, अगर मान लो सिकंदर, चूंकि नाम हो चुका था, विश्व विजेता के नाम से वो प्रसिद्ध हो चुका था, जहां जा रहा था जीत के ही आ रहा था, कहीं हार हुई नहीं है उसकी, कहीं हार नहीं, ठीक है। सो भैया वो व्यक्ति आ रहा है, तो इनको कम से कम पहले इत्तला दे दे, ताकि ये तैयारी तो कर ले। अब भैया जी जाते हैं चाणक्य, और जाते हैं तो घनानंद के साथ समस्या क्या है यहीं से समझ लेना। ये जो धनानंद है ये बहुत ही भोग विलासी व्यक्ति है। क्या है? भोग विलासी व्यक्ति, और अयोग्य तो है ही, बिल्कुल योग्य है नहीं, भोग विलास में पड़ा रहता है। तो उसके कारण क्या है, नशेड़ी व्यक्ति है, मतलब नशा आशा करने वाला ही व्यक्ति है। तो उसकी जगह यहाँ पे इनका जो राक्षस नाम का व्यक्ति हुआ करता था, राक्षस, वो अमात्य हुआ करता था, इसलिए उसको अमात्य राक्षस बोलते हैं, अमात्य राक्षस। ये राक्षस नाम का व्यक्ति था, ये महामंत्री या प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था। तो पूरा शासन की देखरेख कौन कर रहा है? ये राक्षस कर रहा है ना। लेकिन है तो राजा कौन? घनानंद ही। तो भैया घनानंद के पास पहुंचते हैं चाणक्य, और चाणक्य भैया पहुंचते हैं दरबार में, तो देखते हैं कि भैया वाह क्या ही चल रहा है, सारे बढ़िया नृत्य ज्ञान गान चल रहा है, इधर मदिरा पान चल रहा है, गाना बजाना चल रहा है। और ये प्रवेश करते हैं, महाराज महाराज। तो महाराज को होश आता है, बोले महाराज तैयार हो जाइए। तो महाराज कहते तैयार हूं, तैयार तो हूं। बोले महाराज ऐसे नहीं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। बोले हैं क्यों? क्यों, किससे लड़ाई करना है, क्या करना है? सारे लोग बेचारे वो नर्तकी वगैरह शांत हो जाती हैं। बोले किससे लड़ाई करना है? बोले वो आ रहा है सिकंदर, विश्व विजेता, वो अगला अटैक यही करेगा, क्योंकि सिंध और झेलम का क्षेत्र जो है, उन राजाओं में इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि वो जीत पाए, तो उसको रोकने में वो सक्षम है नहीं। आप क्यों ना क्या करें कि अपनी सारी सेना लेके बिल्कुल बॉर्डर पे, आपकी जो सीमा है वहां लगा दें, ताकि उन्हें अगर जरूरत पड़े तो सपोर्ट दे सको आप सारी चीज। बोले जी बताओ राजा है कौन? तो चाणक्य ने कहा महाराज आप ही हो राजा। तो बोले तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो? राजा हम हैं तो डिसाइड हम करेंगे, तुम हमें आदेश क्यों दे रहे हो? सिपाहियों निकालो इसको, बाहर निकाल दो, निकलो बाहर। नर्तकी शांत थी तो निकाल डांस, फिर वो पीने पाने में फिर लग गए भैया नशे, और आपने बेइज्जती करवा दी। किसकी बेइज्जती करवा दी? चाणक्य की। ब्राह्मण व्यक्ति है, गुस्सा आ गया, शराब दे देगा, और दिया शराब। उसने प्रतिज्ञा ले ली कि भैया ये व्यक्ति तो राजा बनने योग्य है नहीं, इसके कर्म तुम मेरे को यही दिख गए तो फिर क्या ही करोगे? प्रजा की उसको कोई परवाह नहीं है, खुद के भोग विलास में बड़ा है, नशे कर रहा है, हर कुछ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस व्यक्ति से अच्छा राजा तो कोई दूसरा बन जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। अच्छा, वो विचार करते करते उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अब तो इसको पहले मैं नष्ट करवाऊंगा, सबसे पहले
इस राजा को तो गद्दी से उतरवाऊंगा, तब तक तो चैन लूंगा ही नहीं। और सिखा होती थी, मतलब चोटी जिसको हम बोलते हैं, सिखा रहती थी उस समय पंडित जी लोगों की, ब्राह्मणों की। सो उनने कहा ये सिखा बांधूंगा भी नहीं, अब जब तक नहीं बांधूंगा जब तक इसका नाश नहीं करवा दूंगा। भाई ठीक है, गुस्से में जा रहे थे तो प्ले ग्राउंड रहता है वहीं तो उस समय का। पाटलिपुत्र अच्छा शहर हुआ करता था। अर्थशास्त्र जो ने रचना करी हुई है चाणक्य, उसमें भी बताया गया है। साथ ही साथ अभी हम आगे और चर्चा करेंगे मेगस्थनीज की, जो राजदूत होगा किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उस समय माहौल अच्छा, मतलब अच्छी नगर व्यवस्था हुआ करती थी, राजधानी भी तो थी। तो भाई खेलने के स्थान पे प्ले ग्राउंड चल रहा था, मैदान में बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे समझ नहीं आया, एक आंखें लगी है, फुटबॉल लग गई तो बच्चे भागने लगे। जिसने मारा है तो उसको बोलते गए बच्चे थे, तो लड़का समझ गया कि कुटाई होनी है, पक्की बात है, किसको मार दिया, धोखे से लग गई, अब क्या बताओ। बोले कहाँ रहते हो? लड़के ने कहा भैया ये घर पूछ रहा, घर ले जाके कुटवाएगा, पक्की बात है। उसने कहा महाराज घर तो है नहीं मेरा, तो बाहर रहता हूँ ऐसे ही फुटपाथ पे। अच्छा। बोले माँ तो होगी? बोले माँ से कुटवाएगा ये व्यक्ति? बोले नहीं, माँ तो बाजार गई है। अच्छा। बोले तो चल कहाँ गई है बाजार, ढूंढ लेंगे। बोले ये नहीं मान रहा व्यक्ति, कुटवा के ही मानेगा। बोले नहीं विदेश की गई है बाजार, बहुत बड़ी दूर गई है। तो चाणक्य गुस्सा आ जाता है कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। बोले ठीक है चलो महाराज, अब क्या कर सकते। घर पहुंचे तो माता से बोलते हैं उनकी कि भैया ये लड़का मेरे को दे दे। तो अब उनकी माँ घबरा जाती, बोले आप भिक्षुक हैं तो भिक्षा लीजिए, बच्चे को ले रहा हूं, मेरा बेटा क्यों दे दूं मैं? ऐसे कैसे मांग रहे हो, क्या है क्या ये, कौन हो आप बताओ। तो चाणक्य कहते हैं रुको, मुझे लगता है आपको समझ में आई नहीं। तो बोले समझाओगे तब तो समझ में आएगी। तो उनने समझाया, पूरा मैटर बताया कि ऐसी बात हुई है, और ये जो लड़का है मुझे राजयोग जैसा लग रहा है, इसको राजा बनाऊंगा मैं। माँ खुश हो जाती कि अरे वाह क्या बात कर रहे हो, राजा बनाओगे? तुम राजा बनाओगे? बोले हाँ। हो कौन तुम? बोले मैं शिक्षक हूँ, तक्षशिला का आचार्य हूँ। अच्छा। बोले आपके बेटे की शिक्षा दीक्षा मैं करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। अब जैसे फ्री सुन लेती है महिलाएं तो फिर तो उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं। बोले फ्री तो है, फ्री है। तो चाणक्य समझ गए कि भैया लालची तो है महिला। तो उनने कहा रुक जाओ, फ्री नहीं, एक काम करो, फ्री में तो तुम वापस ले लोगी, इस लड़के को बेच दो मेरे को, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं लो। 1000 स्वर्ण मुद्राएं देख के तो वो भूल ही गई कि लड़का है। बोले निकल बाहर लड़के, मैं तो जानती नहीं कौन है, तुम जा इसके साथ। ठीक है। तो ऐसे मजाक कर रहा था मैं, मतलब थोड़ी अलग स्टोरी है कि भाई वो गए उपवन में जा रहे थे तो वहां बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो प्रजा वाला खेल रहे थे, जैसे अपने डॉक्टर चलता है वैसे प्रजा वाला चल रहा है। तो ये व्यक्ति जो है, बच्चा जो है चंद्रगुप्त, वो राजा के किरदार में काम कर रहा था और न्याय व्यवस्था चल रही थी, तो उसका बहुत अच्छे से वो सारे सटीक शब्दों में पूरा न्याय करता है। और ये देख के ये प्रभावित हो जाते हैं चाणक्य, किससे? चंद्रगुप्त से। तो उन्होंने कहा कि यार उससे अच्छा तो यही बच्चा है, और ये इसमें गुण भी है बाकायदा न्याय के और सारी चीजों के, तो ये व्यक्ति राजा बनने योग्य है, इसीलिए वो लेके जाते हैं। पूरा सौदा करने के बाद उनको लेके चले जाते हैं कहाँ पे? तक्षशिला वापस। ठीक है। अब तक्षशिला में देखो यार, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल बच्चा नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल बच्चा नहीं था। सेम वही 356 के आसपास ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म हो रहा था और सारी चीजें। 356 यार, तो मतलब 20-22 साल के ये हो चुके थे उस समय तक, 323 के आसपास, है ना। तो वही लगभग समय चल रहा है। तो उसी समय भैया 20-23 साल, तब तक क्या है, धार्मिक पढ़ाई होती ही थी, धार्मिक के साथ साथ युद्ध कला के बारे में भी तो कुछ आपको लौकिक शिक्षा थी, एक बेसिक लेवल की। एडवांस था बस उसमें क्या करना था अपने को, जो कई बार बोलते हैं ना कि यार थोड़ी सी वो लग जाती है, जंग लग जाती है, जंग साफ करने वाला काम है, हाथ फेरने वाला काम है। सो वो यहाँ पे किसने करा? चाणक्य ने करा। तक्षशिला ले जाके उनको प्रॉपर और न्याय शास्त्र सिखाया, युद्ध कला में सारे निपुण कराया, राजनीति के बारे में बताया। तो लड़का मतलब चंद्रगुप्त और ज्यादा अब योग्य हो गया। अच्छा, कई बार होता कुछ ऐसा है कि मैक्सिमम समय तक कि भाई आपका ये जो लड़का है वो, कई बार मूवीज में होता है ना कि भाई शिक्षक बाद में कभी थोड़ा सा दोस्ताना माहौल सा हो जाता है कि पूछने लग जाता है। तो एक दिन ये बड़े उदास से बैठे थे चाणक्य, तो पहुंच गया कि गुरुजी उदास लग रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं है, ऐसा ही बस कुछ याद आ गया था। मैं कहा नहीं बताइए ना गुरुजी क्या हुआ क्या है, मैं आपको ऐसे मतलब उदास देखते तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, आप बताओ मुझे मैटर क्या हुआ। तो बस गुरुजी हैं, उनने बता दी, दुखड़ा समझा दिया कि भैया मैं गया था एक बार, गणानंद ने ऐसा 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 करा, उसके बाद मुझे तुम दिखे और तुम में मुझे वो गुण दिखे। तो भाई तो गुस्सा आ गया कि बताओ मेरे गुरुजी की बेइज्जती करी है, अब नहीं छोड़ूंगा भाई।
तो रातों रात इतने क्या करा है, ये निकले और पहुंचे कहाँ, मगध। रातों रात मतलब इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ सीधे बिना गुरुजी की आज्ञा, इनने कहा रुक जाओ गुरुजी अब तो छोड़ूंगा नहीं मैं इस व्यक्ति को। जाते हैं और पहले अटैक भी करते हैं 324 के आसपास, और भंवर कुटाई होती है। भंवर कुट पिट के जी आ जाते हैं, हार जाते हैं, सीधे घुस गए थे राजधानी में। कुट पिट के जैसे तैसे बच बचा के पहुंचे, और पहुंचते हैं गुरुजी, तो गुरुजी पहचानने से इनकार कर देते हैं, अबे हो कौन भाई तुम? बोले गुरुजी मैं चंद्रगुप्त। है तुम चंद्रगुप्त हो, आ जाओ आ जाओ। कहाँ ये कुट पिटा के आ रहे हो? बोले गुरुजी वो क्या है, कल सेंटी हो गया था मैं थोड़ा सा, आपने जो कहानी सुनाई थी उसके कारण मेरे को गुस्सा आ गया था, तो मैं घनानंद को मारने गया था लेकिन कुट के आ गया। अच्छा, बोले बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश शाबाश, चलो अब जड़ी बूटी लेके आए, तुम्हें सही तो करना है। जंगल जा रहा होता है, जंगल जाते जाते अंदर गए थे तो जनजातियां रहती हैं। अब जनजातियों में क्या होता है कि भाई दाल भात भोजन होते हैं, भात का भोजन हो रहा था भाई। तो भात क्या है, बच्चे को भूख ज्यादा तेजी से लगी थी, माँ ने भात निकाला और बच्चे ने बीचों बीच से जल्दी के चक्कर में, भूख के चक्कर में वो गरम का गरम भात खा लिया, तो वो जल गया मुंह। वो चिल्लाने लगा मम्मी गरम हो गया, जल गया मुझे। वो तो मम्मी ने और पहले तो दो चाय करी, तो चार और मारे गए। हाय साले, समझ में नहीं आती, तुमने भी वही काम कर दिया जैसे चंद्रगुप्त ने करा। अच्छा निकल रहे हैं इधर से चाणक्य और चंद्रगुप्त, और वही केस चल रहा है। मम्मी बोल रही है कि बताओ चाणक्य जैसा काम नहीं, तुमने चंद्रगुप्त जैसा काम किया है। चंद्रगुप्त परेशान, बोले गुरुजी क्या किया मैंने ऐसा जो मेरी इतनी ख्याति हो रही है? गुरुजी कहते हैं बेटे दे आओ, अब ये बताओ पहले कि उस वो छोटे बच्चे ने क्या करा है। बोले पागल था, बेवकूफ टाइप का बच्चा है, उसको समझ में नहीं आती कि गर्म बात है तो उसको बीच से नहीं खाते, किनारे किनारे से खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं। अच्छा, बोले बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? बोले समझा नहीं गुरुजी बताओ। बोले ये सीधे तुम घुस गए कहाँ, राजधानी में। ये इतने बड़ा राज्य भी तो धीरे 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 बगल से खोद के खा सकते थे। गुरुजी समझ गए। सो तब उनको समझ में आया। फिर भैया उनने प्रॉपर प्लानिंग के साथ धीरे धीरे आस पड़ोस के राज्यों को, उनसे कहीं तो दोस्ती करके किसी को जीत के, वो धीरे धीरे साम्राज्य को इनको छीण करना चालू करा, और 323 के आसपास फाइनली घनानंद को फिर राजधानी में जाके हरा देते हैं, मार देते हैं, और फिर 323 में क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश मौर्य राजवंश हो जाता है। समझ में आई ये कहानी? अच्छा चलो, अभी अपन ने अधूरी कहानी छोड़ दी थी किसकी, किसकी, सिकंदर की, तो वापस उस पे आ जाते हैं। ठीक है, 323 के आसपास की बात नहीं है, ये 326 से 24 के आसपास की बात है। तो भैया ये देखिए आपकी सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी, 3 लाख लोगों की सेना हुआ करती थी, लेकिन यूरोप से आ रहे थे तो कोई बड़ी ऐसी खास सेना नहीं थी। घुड़सवार सेना हुआ करती थी, पैदल, तीरंदाज, इस प्रकार से सारी सेना थी, लेकिन हाथी आती तो जीवन में कभी उन्हें देखे ही नहीं थे। जो भारत में आके देखने को मिले तो बिल्कुल दंग रह गए देख के, है ना। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि ये जहां भी जाते थे सिकंदर की सेना, अब 3 लाख लोग यार कहीं से निकलेंगे तो अब लगेगा क्या, हथियार के साथ आप निकलो कभी, तो लोग तो यही कहेंगे कि ये लड़ने झगड़ने जा रहे हैं, हो सकता है हमको ही ना कूट दे। तो ये जहां से निकल रहे थे वहां की जो जनजातियां हैं, जो लोग बाग हैं, वो तो बस यही सोच रहे थे कि ये हम पे ही आक्रमण करेंगे। तो भारतीय जितनी जनजातियां थी ना, उनने बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन दिया। चाहे वो जंगल की कोई जनजाति हो, आदिवासी हो, सबने लड़ाई करी है। किससे? इस पूरे क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक आने तक का पूरे क्षेत्र में, जहां से भी सिकंदर की सेना निकली है, वहां की जितनी जनजातियां लोग थे उनने लड़ाई करी। क्यों? उन्हें ये लगता था कि ये लोग आके मारेंगे हमको, तो वो भी तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए, और जैसे ही आते थे लड़ाई चालू, तो बस अब सिकंदर की बड़ी सेना है यार, जीते गई वो तो। लेकिन हाँ, हम लोगों ने भी हार नहीं मारी, मतलब मर गए तो ठीक है, लेकिन बावजूद उसके इनकी सेना को हताहत किया। जब तक मैं बता रहा हूँ आपको, ब्यास नदी तक पहुंचे, 1,00,000-1,50,000 की सेना बची थी बस। किसकी? सिकंदर की। और अब एक सामने साम्राज्य कौन सा है? मगध साम्राज्य, जिसकी 6-7 लाख की सेना है, हाथी अलग है और सारी चीज। तो हाथी तो ये देख चुके थे। हाथी कहाँ देख लिया था इन्हें? झेलम में। हुआ क्या कि आ रहे थे, तो सिंधु में आम्बी था। अब आम्बी तो देखो भाई चिढ़ता ही था अपने भांजे से, और वो चाह भी रहा था कि भाई वो साम्राज्य, लेकिन वो पराक्रमी व्यक्ति था तो वो जीत तो पा नहीं रहे थे। तो आम्बी को मौका मिल गया, उसने सुना कि सिकंदर नाम का कोई शासक आ रहा है, बड़ी दूर से आ रहा है और जीतते हुए आ रहा है प्रांत। अच्छा, सिकंदर का भी ये था कि भाई वो जानबूझ के डबल पहले से ऐसे लड़ता नहीं था, वो पहले से ऑफर दे देता था, राजदूत पहुंचा देता था कि भैया ये राजा आ रहे हैं, आपसे लड़ाई करेंगे, अगर आप अधीनता स्वीकार कर लो तो लड़ाई नहीं करेंगे, और नहीं करोगे तो लड़ाई होगी, कुटोगे पिटोगे, पर बाद में तुम समझ लेना, तुम्हारी जनता परेशान होगी, सब कुछ। तो आम्बी ने कहा देखो कुट पिट जाएंगे तो फायदा तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम तो आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो आम्बी ने महाराज सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा देखो ये आपका दुश्मन है। कौन है? पुरु। हमने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इसको नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको मानना है अपने को।
तो पुरु जो था, अच्छा पुरु के पास भी फिर पहुंचा है राजदूत के भैया देखो ऐसा है कि वो सिकंदर महान आए हैं और आपके जो मामा हैं या फिर जो सिंध के अधिपति हैं आम भी, उनने भी उनका अधिकार स्वीकार कर लिया है, अधिपत्य आप भी कर लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब पुरु भैया, पुरु वीर व्यक्ति है, पौरुष, उसने कहा कि है अधिकार आधिपत्य स्वीकार करना तो दूर की बात है, तुम भैया अच्छे से चले जाओ, हमारे यहाँ क्या है कि राजदूतों को कूटा पीटा नहीं जाता है, उनको बोल दो कि भाई साहब आधिपत्य स्वीकार तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लड़ने आना हो तो आ जाओ, तुम आओ तो अच्छा ठीक है भैया। तो ये पहुंचे। अब झेलम नदी का जो युद्ध है उसको हाइडेस पीस का युद्ध भी कहते हैं, वितस्ता रिवर का युद्ध भी कहते हैं। तो भैया वहां क्या है कि जैसे ये झेलम नदी है ना, ये झेलम नदी हो गई आपकी, ये पूरी ये झेलम नदी है, बहुत फ्लो के साथ बहती है झेलम नदी, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी वाला माहौल इधर से ऐसी निकलती है पूरी, तो बहुत तेजी से बहाव है इसका। इस साइड पूरा झेलम क्षेत्र है, ठीक है, झेलम क्षेत्र मतलब कौन सा, पुरु वाला क्षेत्र। इस साइड पूरी सेना खड़ी, एक तो सिकंदर की, आम्बी की और एक दो और है, सो बहुत सारी सेनाएं हैं सम्मिलित रूप से। अब भैया सिकंदर ने बोला पुरु को कि भैया देखो पुरु, एक बार और हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम हार मान लो, पहले आधिपत्य स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर बाद में अच्छा नहीं होगा। पुरु ने कहा कि देखो भाई साहब हमने बस सोच लिया है, हम वीर पुरुष हैं, ऐसे तो आधिपत्य स्वीकार तो नहीं करते हैं किसी का, आप युद्ध करो, युद्ध करना राजा का कर्तव्य है और हम भी युद्ध करेंगे, जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो बात की बात है ना। तो सिकंदर ने कहा ऐसे तो तुम मानोगे नहीं, अभी भी समझा रहे हैं। पुरु ने कहा देखो बात हो गई बहुत, तुम्हें आना हो तो लड़ने आ जाओ, सबसे पहले तो तुम्हें क्रॉस करनी पड़ेगी झेलम नदी। अब झेलम नदी क्रॉस करोगे, जब समझेंगे कि तुम आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो। तो हम्बी ने भी कहा कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन ठीक है, हम्बी ने बता दिया कि भैया एक काम करो, बड़ी दूर जाना है और वहां दूर से क्या है कि ये नदी का थोड़ा सा बहाव कम है और वहां से अपनी सेना गुजर सकती है। तो भैया वो 12-15 योजन दूर से कहीं से जगह मिली और ये एक टुकड़ी लेके सिकंदर पहुंचे लड़ने। पुरु तो तैयार बैठे थे भैया, पुरु तैयार बैठे थे, तो पुरु के पास क्या है, हाथियों की सेना थी, और हाथी सिकंदर ने जीवन में देखे ही नहीं थे। दो ही चीजें थी, एक तो मच्छर और हाथी। मच्छर यूरोप में होते नहीं, ठंडा प्रदेश है, लेकिन यहाँ तो मच्छर होते हैं, पानी पानी वाला इलाका, गंदगी होगी तो गंदगी के आसपास मच्छर वाला तो बे में भिनभिनाते रहते थे। सिकंदर ने कहा ये अच्छा है यार, भारत में तो भैया रेडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती, संगीतकारों की जरूरत नहीं पड़ती, इनको ही सुनते रहो, भे अच्छा संगीत देते हैं। ठीक है, फिर भैया जैसे ये पहुंचे, हाथियों की सेना पुरु की लगी हुई थी। सबसे पहले हाथियों की सेना बिल्कुल पैक थे, पूरे बकायदा हस्ती दल पूरा पैक रहता था, पूरा जैसे हम मतलब जो पुरुष योद्धा रहते थे उनके पूरे कवच अवच लगा के रखते थे, वैसे हाथियों को भी कवच लगाया जाता था, पूरे पैक। अब इनकी सेना आई सिकंदर की, और इनने क्या करा, इनने बढ़िया हाथियों की सेना को सबसे पहले छोड़ दिया। तो इनने पहली बार तो देखा था तो घबरा गए, पूरी सेना घबरा गई कि भाई है क्या ये, बड़े बड़े दैत्य मानव है क्या, है क्या ये, और उन्होंने पूरी कुचल के रख दी सेना। जैसे तैसे सिकंदर बच के वापस पहुंचे। हम भी से बोलते हैं कि भैया महादैत्य लोग रहते हैं, वहाँ रहते कौन है, समझ में ही नहीं आया, कैसे कैसे दानव है सेना में, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, समझ में ही नहीं आया। उनने कहा पहले महाराज पानी आनी पी लो, शांत हो जाओ, समझाओ हमें कि कहना क्या चाहते हो। तो उनने बताया कि बहुत बड़ा सा जानवर सा समझ में आ रहा था, दैत्य सा, ऐसा ऐसा लंबा, और जो उसने बताया पूरा। तो अम्मी ने कहा महाराज वो हाथी कहलाता है। क्या कहलाता है, बोले हाथी, अच्छा। तो उन्होंने दिखाया हाथी, उनके पास भी था हाथी, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन जनरली कम ही थे। हाथी दिखाया, अच्छा बोले ये ऐसा है, ओके। अच्छा सिकंदर की अच्छाई क्या थी भाई, कि हार नहीं मानता था, हार नहीं मानता था। तो उन्होंने कहा कि चलो अब हाथी तो अपन ने देख ही लिया, समझ तो गई है, दिमाग। फिर पूरी टुकड़ी लेके गया दूसरी बार और उसने अब दिमाग लगाया। अच्छा पुरु को थोड़ा भरोसा हो गया कि एक बार तो अपन हरा ही चुके हैं छोटी टुकड़ी को, बड़ी को भी हरा ही लेंगे, लेकिन सिकंदर ने दिमाग लगाया। इस बार उसने क्या करा, उसने अपनी पैदल सेना की जगह तीरंदाज सेना को आगे रखा, तीरंदाज सेना को आगे रखा। उन्होंने कहा कि भैया अब आपको क्या करना है कि जैसे ही हाथी आएंगे आपको क्या करना है, तीर चलाना है हाथी पे, आंखों में मारना है। और हाँ आंखों में, अच्छा उस समय जैसे मान लो आपकी सबसे अच्छी तीरंदाज सेना यूरोप की मानी जाती थी, सबसे अच्छी तीरंदाज। ऐसा एक कथन भी है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भेजा था, सिकंदर के सेना में मतलब केवल तीर कला सीखने के लिए, तीरंदाजी कला सीखने के लिए। अच्छा होता क्या है, वो सिखा रहे थे तक्षशिला में, तो उनसे पूछा कि महाराज आपने हमें धनुर्विद्या और नहीं सिखाई, बाकी तो सब सिखा दिया, तलवारबाजी और जिम। तो बोले धनुर्विद्या के लिए तो भैया यूनानी सेना प्रसिद्ध है, जाओ उनके कैंप में जाओ और वो सिखा दें तो बहुत अच्छी बात। तो ये पहुंच भी जाते हैं चंद्रगुप्त बढ़िया बाकायदा। अब इनको सैनिक पकड़ लेते हैं चंद्रगुप्त को, तो इनको हाजिर किया जाता है सिकंदर के सामने। बोले भैया तुम काले व्यक्ति हो और भारतीय व्यक्ति लग रहे हो, हमारे साथ वाले तो लग नहीं रहे हो, तो तुम जरूर गुप्तचर होगे, क्या करने आए थे बताओ। तो चंद्रगुप्त भी डरे बिना
बोले देखो महाराज, ऐसा है कि हम आपकी इज्जत करते हैं, ऐसी कोई समस्या परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा था कि धनुर्विद्या अगर सीखना है तो वो तो यूरोप की सिकंदर की वही सेना है जो सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या में निपुण है, तो अब मैं वही सीखने आया। अब या तो आप मुझे मार दो या धनुर्विद्या सिखा दो। सिकंदर खुश हो जाता है भैया, बाकायदा परमिशन देता है कि भैया अच्छे से सिखाओ उसको। ठीक है, चलो सो वापस ही आते हैं और यहाँ पे वो तीरंदाज लोग जो है अब की बार क्या करते हैं, सबसे आगे पुरु की सेना खड़ी है, पुरु की सेना में हाथी दल सबसे आगे खड़ा, पीछे इनकी बाकी की सेना खड़ी है, पैदल सेना और सारी। सामने इधर सिकंदर की सेना खड़ी है, उसमें सबसे पहले तीरंदाज फिर पैदल सेना। तो बस जैसे ही हाथियों को वो छोड़ते हैं, हाथी ये तीरंदाज हाथियों को मारना चालू करते हैं, तो हाथी को लगेंगे तीर तो उल्टे भागेंगे, तो वो उल्टे भागते हैं तो इनकी सेना खत्म कर देते हैं, इनकी गलती हो जाती है और फिर पुरु को पकड़ लिया जाता है। पुरु भी लड़ता है सौरे से, कोई समस्या नहीं, पकड़ लिया जाता, मरता नहीं है। पकड़ने के बाद बस फिर सिकंदर को बोला जाता है, सिकंदर आता है, बोले हैं कितने भाषण दे रहे थे तुम लोग, क्या हुआ, हार गए ना आखिर। अगर हार पहले ही आधिपत्य स्वीकार कर लेते तो इतनी समस्या रहती नहीं। तो अब भैया वो दुनिया भर का ज्ञान देता है, मतलब जीवन का सार बता देता है पुरु, किसको, सिकंदर को। वो कहता है देखो महाराज, अब आधिपत्य की बात है तो वो बात की बात है, एक राजा का जो कर्तव्य है वो युद्ध करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैं राजा हूं, आप राजा, कोई समस्या नहीं है, मेरा कर्तव्य मेरी प्रजा का रक्षा करना होता है और आपका जो है आपका जीतना भी होता है, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अपने कर्तव्य को पालन किया और युद्ध किया। युद्ध में हार और जीत दोनों चीजें होती, तो अगर मैं हार भी गया तो मुझे उसका गम नहीं है। हाँ, मैंने युद्ध ना किया होता आम्बी के जैसे, बिना युद्ध में ही हार मान ली होती, तो फिर राजा किस बात का। अच्छा, सिकंदर इतने प्रभावित हो जाते हैं बात से कि वो भैया वापस उसको छोड़ते हैं, उसी राज्य को पुनर्रूप से झेलम क्षेत्र को उनको ही दे देते हैं कि आप ही इसका प्रशासन करिए, मुझे कोई समस्या नहीं। और दोनों में फिर बाद में मित्रता हो जाती है। ठीक है, मित्रता के बाद फिर वो चेनाब वाला क्षेत्र जीतते हैं, रावी वाला क्षेत्र जीतते हैं और ब्यास वाला क्षेत्र। अब ब्यास के बाद सीधा ये मान के चलिए कि उस समय क्या हुआ करता था, पूरा मगध साम्राज्य हुआ करता था। तो ब्यास नदी के पहले ही 2 महीने की लगभग छुट्टी मिल गई। किसको छुट्टी मिल गई? पूरी सेना को पड़ाव डाल लिया गया ब्यास के इस पार। और इन्हें कहा सिकंदर ने कि भाई अब जितने भी सैनिक थे वो सैनिक कहीं ना कहीं परेशान तो थे भाई, थक गए थे, कुट पिट गए थे, उनको बहुत सारे जख्म हो चुके थे, घाव लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि पहले 2 महीने अपने आप को तंदुरुस्त करो, ठीक करो सारी चीजें, 2 महीने बाद अपन फिर सख्ती से लड़ेंगे। लेकिन आप सोचिए यार कि 329 बीसी से वो सैनिक आपके साथ हैं, 324 चल रहा है, 324 चल रहा है, 5 साल से तो लगभग वो कंटिन्यू आपके साथ ही है। और उन्हें भी घर की याद सताने लगी है, याद तेरी अब आने लगी है, तन्हाई बड़ा तड़फाने लगी है। तो इन तन्हाइयों के कारण हो ये रहा था कि एक तो इनकी 1.5 लाख की सेना बची थी, 3 में से 1.5 लाख लोग निकल लिए। ऊपर से खबर जो आ रही है वो ये कि मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है, उसमें हार निश्चित है, 6 लाख की सेना है, हस्ती दल है और बहुत सारे युद्ध के जो है हथियार हैं सब। अच्छा, तीसरी चीज जो समझ में आ रही थी वो कि घर से सपने। अब देखो होता क्या है कि जख्म अखम तो जल्दी ठीक हो गए, उसके बाद तो भाई आदमी क्या ही करेगा, तो खाली दिमाग शैतान का घर है। तो बाद में वो इधर उधर से जब पता करने लगे, उसके बाद जब सोने लगे तो सपने में भी घर की याद आने लगी कि बेटा आखिरी बार देख जाओ, फिर पता नहीं तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो भाई इनकी जो सेना है वो विचलित हो गई। किसकी? सिकंदर की सेना। और सिकंदर की सेना जब विचलित हुई तो बिना सेना के कोई राजा तो होता नहीं। 2 महीने बाद सिकंदर ने कहा कि चलो भैया बढ़ाते हैं आगे और हम चलते हैं अब कहाँ, मगध पे आक्रमण करने। लेकिन जो सेनापति हुआ करता था कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर समझ जाता है सैनिकों की अवस्था, वो मानते ही नहीं है, सैनिक बढ़ने को तैयार नहीं है। तो सिकंदर बोलता है सेल्यूकस से कि भैया समस्या क्या है, समस्या बताओ। सेल्यूकस समझाता है कि महाराज देखो क्या है कि अपन बहुत बड़ा क्षेत्र जीत के आ चुके, आधा विश्व आप जीत चुके हो, आधे से ज्यादा विश्व जीत चुके हो। अब सेना जो है वो थक गई है, घर पे मिली नहीं है, और हमने इस छोटे से क्षेत्र को जीतने में 18 महीने लगा दिए, इसमें हमारी आधी सेना खत्म हो गई है। इस विशाल साम्राज्य को जीतना अपने वश की बात नहीं है, और अगर है भी तो इस कंडीशन में जब इनका मस्तिष्क ठीक नहीं है, इनकी कंडीशन, सैनिकों की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, डर का माहौल है इनके दिमाग, ऐसी कंडीशन में तो हम कभी नहीं जीत सकते। तो बेहतर ये होगा कि एक बार इनको घर की सैर कराएं। इतना साम्राज्य तो हमने जीत ही लिया, कल को फिर जब इनकी दिमागी हालत बहुत अच्छी होगी तो तंदुरुस्त होगी तो वापस आएंगे और फिर जीतेंगे, कोई समस्या थोड़ी है। सिकंदर ने कहा बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो भाई, तो चलते हैं, वापस चलते हैं। वापस जा रहे होते हैं तो वापस जाते हुए भी जैसे ये इस रास्ते से आए थे तो वापस ये रास्ता तो भैया बचा ही नहीं था, तो वापस ऐसे जा रहे होते हैं।
तो दूसरे क्षेत्र जो पढ़े तो उसमें से ऐसा कहा जाता है कि एक महिला शासिका हुआ करती थी, रानी कृपा, उसने भी लड़ाई करी है, महिलाओं ने भी लड़ाई करी है सिकंदर से और अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। अदम्य साहस के परिचय में हालांकि हार हो जाती है उनकी, बावजूद उसके फिर आगे बढ़ रहे थे तो एक ब्राह्मण लोगों ने मिलके, ब्राह्मण शासक हुआ करता था, ब्राह्मण लोगों ने मिलके भी लड़ाई करी है। किससे? सिकंदर से। और सिकंदर उसी युद्ध में घायल हो जाता है, एक तीर लग जाता है उसको और वो घाव जो है उसका नासूर हो जाता है। धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा था। तो ये भैया वापस पहुंचते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सीरिया जगह का नाम है, सीरिया आपने नाम सुना होगा। सो सीरिया के पास ही पड़ता है बेबीलोन। क्या पड़ता है? बेबीलोन। और वहाँ अंतिम सांस 323 BC में ये लेते हैं। कौन? सिकंदर। बेबीलोन में इनकी मृत्यु। तो मृत्यु के समय भैया अब ये बस सिकंदर बुलाते हैं सेल्यूकस को। अच्छा, जैसे ही घायल हो गए थे तो फिर जो सेनापति थे, क्योंकि देखो शादी ब्याह करी नहीं है, अब शादी ब्याह नहीं करी तो कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो अब अगला शासक कौन बनेगा, इसमें हो जाता है क्या? मतभेद। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, तो अब अगला शासक या तो सेनापति बनेगा। और सेनापति अलग अलग हुआ करते थे, एक निर्याकस हुआ करता था जल सेनापति, सेल्यूकस तो महान सेनापति मतलब प्रधान सेनापति हुआ था, एंटियोकस भी हुआ करता था। तो अलग अलग सेनाओं के सेनापति थे। अब उनमें आपस में लड़ाई, जिसमें प्रमुख ये 3 लोग हुए, निर्याकस, सेल्यूकस, एंटियोकस। तो तीनों में पहले तो संधि हो गई कि चलो भैया अभी नहीं लड़ते हैं अपन, है ना, लेकिन नहीं माने तो कुछ दिन बाद फिर लड़ाई हुई। तो भाई उसमें जीत किसकी होगी? सेल्यूकस की। तो सबने सेल्यूकस को मान लिया राजा। अब भैया सेल्यूकस को राजा मान लेते हैं आपस में। इनकी अवस्था बहुत खराब है। किसकी? सिकंदर की। सिकंदर के पास सिकंदर आखिरी समय में बुलाते हैं बिल्कुल कि भैया देखो ऐसा है कि तुम्हारे कारण अच्छे खासे हम जीतने जा रहे थे और मगध जीत भी लेते, लेकिन तुमने बोला कि वापस चलो, अपने सैनिकों को जरूरत है, तो उसके कारण ही मेरी मृत्यु हो रही है। मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं और मैं पूरा विश्व जीत नहीं पाया हूं। तो क्या करना है? मेरे सपने को पूरा कौन करेगा? तुम ही करोगे ना भाई, है ना? वचन दो मुझे कि तुम पूरा करोगे मेरा सपना। तो ये वचन देते हैं कि भैया हाँ ठीक है, वचन देते हैं। वो वचन के बाद फिर वो चले जाते हैं। ठीक है। सो फाइनली सीरिया के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसका शासक अब सेल्यूकस हो जाता है। ठीक है, सेल्यूकस उधर का शासक हो जाता है और बस अब सेल्यूकस यहाँ पे 323 के आसपास सत्ता परिवर्तन हो जाता है। मगध में चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना दिया जाता है, घनानंद को मार दिया जाता है। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य आ जाएगा और वहां सीरिया बगल वाला जो क्षेत्र है वहां पे किसका शासन हो जाएगा? किसका? सेल्यूकस निकेटर का। तो भैया इतना क्षेत्र पूरा मगध के इधर तक का क्षेत्र किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और ये मगध वाला क्षेत्र किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जब आपस में बाउंड्रीज या सीमाएं टकराने लगती हैं तो युद्ध होते ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ फिर युद्ध होंगे और फिर कुछ चीज़ें चेंज होंगी। तो हमने बहुत सारी चर्चा यहाँ किस चीज़ की कर ली? एक तो हमने सिकंदर के बारे में डिस्कस कर लिया, घनानंद के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य से स्टार्टिंग करेंगे, पूरा का पूरा मौर्य से लेके मौर्य पढ़ेंगे, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद गढ़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.